Studyplexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी जेपीएससी एंड बीपीएससी। झारखंड स्पेसिफिक की क्लास चल रही है और पेपर 2 के सेक्शन बी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 2 में हमने डिस्कस किया है अभी जस्ट पिछली क्लास में, वो था झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। उस पर्टिकुलर क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें धाल रिवोल्ट को हमने डिस्कस किया, चुआर रिबेलियन को हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ तिलका मांझी के विद्रोह को डिस्कस किया, चेरो ट्राइब को डिस्कस किया, चेरो के विद्रोह को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ हमने गंगाराम के हंगामा को भी डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसी का ये कंटिन्यूएशन है। उस पर्टिकुलर वीडियो में जो कमेंट आया है, उस कमेंट में बेसिकली मुझे देखने को ये मिल रहा है कि कुछ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डाउट है। क्या डाउट है वो मैं आपको बता देता हूं। डाउट है धाल रिवोल्ट से, उसके टाइमलाइन को लेकर के, तो उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे और एक छोटा सा करेक्शन है वो भी मैं करवा देता हूं अभी जस्ट इसी पर्टिकुलर वीडियो में, और फिर वहां से ही आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। डाउट क्या था? डाउट है धाल रिवोल्ट को लेकर के, और ओके ठीक है, धाल रिवोल्ट को लेकर के जो डाउट आया है वो है उसके टाइमलाइन को लेकर के। ठीक है, एक स्टूडेंट ने टाइमलाइन को लेकर के एक डाउट रेज किया है। ठीक है, जेन्युइन डाउट है आपका, उसको क्लैरिफाई करना मेरा काम है। देखिए, डाउट है टाइमलाइन को लेके, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कहना है 1767 से लेकर के 1777 तक सर टाइमलाइन सभी जगह दिया हुआ है इंटरनेट पे। बिल्कुल मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। और आपने लिखा है 1766 से 1834 तक का टाइमलाइन। अगर आप मेनली जो गजेटियर है, भागलपुर का गजेटियर है, सॉरी सिंहभूम का जो गजेटियर है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और बंगाल का जो गजेटियर है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये टाइमलाइन आपका करेक्ट है। इंटरनेट पे ये दिया हुआ है और अभी तक जेपीएससी ने या किसी भी एग्जाम ने धाल रिवोल्ट के टाइमलाइन को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछा है। बाकी इंटरनेट भरे पड़े हैं इस टाइमलाइन से। अब धाल रिवोल्ट झारखंड में जब इस टाइमलाइन के बारे में डिस्कस होता है तो वो बस धाल रिवोल्ट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ध्यान में रख करके इस टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। क्या है वो एक एस्पेक्ट? वो ये है कि राजा ऑफ धालभूम यानी जो जगन्नाथ धाल हैं, उनके द्वारा जो रिवोल्ट शुरू किया गया और फाइनली उस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, 10 सालों में यह हुआ है और फिर उनको राजा नियुक्त कर दिया गया। बस इसी को कंसिडरेशन में रख करके इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को बताया जाता है। जो मैंने आप पूरा क्लास देखे होंगे, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेकर के 1834 तक हमने थॉरली डिस्कस किया है कि 1866 से लेकर के 1834, 1766 से लेकर के 1834 तक एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए। मान लेते हैं हम 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, और हम झारखंड में 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? 1857 का विद्रोह जो है यहां से शुरू हुआ और झारखंड में यहां जाकर के एंड हो गया। तो हम उस टाइमलाइन को पकड़ेंगे या फिर 1857 के विद्रोह को जब हम होलिस्टिक रूप से पकड़ेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम पूरी तरह से जो पूरे भारत देश में जब इसकी पहली शुरुआत हुई थी और पूरे भारत देश में इसका जो एंड हुआ था, जिस दिन एंड हुआ था, हम उस टाइमलाइन को कंसीडर करेंगे। और आपको भी पता है कि 1857 का विद्रोह अलग अलग जगहों पे हुआ है। आपको भी पता है कानपुर में हुआ है, दिल्ली में इसकी, वहां बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा रिवोल्ट है 1857 का विद्रोह, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। ये पूरा रिवोल्ट को अगर आप होलिस्टिकली कवर करेंगे तो टाइमलाइन बड़ा हो जाता है। एक उसके छोटे से सेगमेंट को आप पकड़ेंगे तो टाइमलाइन छोटा हो जाएगा। बस इतनी सी समझ, इतनी सी फर्क है। क्योंकि धाल रिवोल्ट जब हम बात कर रहे हैं तो वो भूमि जनजाति की एक होलिस्टिक रिवोल्ट है जो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, और आप देखेंगे कि वो स्टार्ट हुआ कहां? घाटशिला। किसने स्टार्ट किया? जगन्नाथ सिंह पटर ने। और बताया भी आपको कि वो किस जगह से बिलोंग करते थे, घाटशिला के पास से बिलोंग करते थे। तो घाटशिला कहां है? इस सिंहभूम में, झारखंड का ही हिस्सा है। 66 में उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और आगे चल करके गंगाराम हंगामा में जाकर के एंड हुआ। क्लियर है? कोई डाउट? और अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं। अगर जेपीएससी पूछ लेती या कोई और पर्टिकुलर आयोग पूछ लिया होता, आप इस टाइमलाइन को मान के चलते कि आयोग के हिसाब से ये है। ठीक है, और रहा सवाल जेपीएससी का, तो देखिए जेपीएससी अगर पीछे पूछ भी ली है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं जब आपके पास एक ऑथेंटिक सोर्स है उस चीज का। ठीक है, कभी कभी आयोग भी गलतियां करते हैं और बाद में कोर्ट्स में जाने के बाद उसको सही भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो आयोग का एक आंसर है उसको ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए कि हाँ, आयोग ने पहले भी पूछा है और हम उसी आयोग के आंसर की को क्लेम करेंगे और उसी को हम प्रूफ की तरह लगाएंगे।
तो जब कभी भी एग्जाम की बात है तो आप आयोग के दिए गए, कोई भी आयोग के दिए गए, और झारखंड में हो रहा है तो झारखंड जेपीएससी के द्वारा दिए गए जो आंसर है उसको मान करके आंसर लगाते, लेकिन अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो एज ऑफ नाउ अब मान के चलिए, अगर आपसे सिर्फ झारखंड के धालबुम राजा की कहानी पूछी जानी है तो 10 साल में वो एंड हो गया, लेकिन अगर आपको पूरा धाल रिवोल्ट समझना है तो 1766 से लेकर के 1834 का टाइमलाइन है। तो ये है एक क्लैरिफिकेशन जो आप समझ, आपको इसके जो ऑथेंटिक पेपर्स चाहिए मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, वो आप देख लीजिए, खुद से पढ़िए, उसके बाद समझिए, ठीक है, ओके। और खुद से भी आप अगर रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे आपको क्लियरली दिख जाएगा ऑथेंटिक सोर्सेस से। आपको भी पता है कि जब धाल रिवोल्ट आप पढ़ते हैं इतनी सारी डिटेलिंग्स आप नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक की वीडियो को देख करके दूसरा की वीडियो को देख करके पढ़ा देंगे या फिर कहीं से उठाएंगे पढ़ा देंगे, जीपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, हम उसके बाद अपनी किताब में एक लाइन ऐड ऑन कर देंगे, दैट्स इट। लेकिन इससे क्या होगा कि अगली बार जीपीएससी क्या पूछेगा आपको पता नहीं है, और उसको ऐड ऑन जो बुक में छपेगी वो एग्जाम के बाद छपेगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और वो दिन दूर नहीं है कि मेरी वीडियोस जो मैं बता रहा हूं आपको, इसको देख करके अगले टाइम नए नए जो टीचर्स मार्केट में आएंगे वो यहां से देख देख करके उसको पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास ऑथेंटिक बुक्स जो सरकारी बुक्स होते हैं वो मार्केट में है नहीं, ठीक है। कोचिंग संस्थानों के द्वारा ही बुक्स पब्लिश किए जाते हैं, और आप बुक्स को अगर प्रीवियस एडिशन और इस एडिशन को देखेंगे तो बस क्या होगा, एक लाइन ऐड कर देंगे जो एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो भैया पुराना बच्चा जब एग्जाम दे रहा था तो वो लाइन नहीं था, और इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन उसने कभी जीवन में नहीं पढ़ा होगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट ही कभी नहीं पढ़ा होगा, और उसके बाद वो एग्जाम देगा। हाँ, दूसरी बार देगा तो उस समय वो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। समझिए, आप सिंपल सी बात है। इसलिए जब कोई चीज को पढ़ते हैं तो सिलेबस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पेपर से एक अंदाजा लगता है कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। और सिलेबस अगर आपको कहता है सीएनटी एक्ट, तो सीएनटी एक्ट के सारे सेक्शंस आपको ध्यान में रखने होंगे, समझने होंगे। एसपीटी एक्ट के सारे सेक्शन होंगे। किताबों की तरह नहीं कि 50 उठाया, लिख दिया, और अच्छा अगली बार 2 क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया तो वो सेक्शन को और उसके आसपास के 4-5 सेक्शन को और ऐड ऑन कर दिया। ऐसे किताबें नहीं लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे किताबें लिखी जाएगी तो हो गया फिर काम। तो जब जो सिलेबस है उसको ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए। अगर धाल रिवोल्ट है तो पूरा धाल रिवोल्ट तो समझिए, डिटेल में पूरे अच्छे तरीके से समझिए, क्लियर है। और टेंशन मत लीजिए, अभी नए नए टीचर आएंगे, वीडियोस देखेंगे, इसको देखेंगे, इसी में थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग करेंगे और उसके बाद वो अपनी वीडियोस बनाना भी लग जाएंगे। तो आप जहां से भी अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यूज योर लॉजिक, आस्क क्वेश्चन एंड देन रिलाई फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। रहा सवाल है करेक्शन का, तो एक छोटा सा डेट का करेक्शन है, और वो है तिलका मांझी के रिवोल्ट से। तो मे भी कभी एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है, स्पेशली जेपीएससी जैसे एग्जामों में, तो ऐसी सिचुएशन में आप डेट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड को मारा गया। बस इसको 13 कर लीजिएगा, एक छोटा सा करेक्शन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें एज इट इज है। यहाँ पे 1785 लिखा हुआ है, 1785। ये जो आपकी जो वीडियोस है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो अभी जस्ट जो बताया है आपको वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये थी बस छोटा सा करेक्शन और क्लैरिफिकेशन बड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, जस्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ेंगे हम लोग शेरो जनजाति को हमने पढ़ लिया है, सब सारी चीजें बता दी गई है, फोटो हो के बारे में हमने बता दिया है, और जो कोल रिबेलियन है उसको भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आज ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे संथाल रिबेलियन। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए, और ये स्वतंत्रता सेनानी की बात है तो 6 नाम आपको याद रखने हैं, और 6 नाम भी नहीं, 6 नाम तो सिर्फ मेन कैरेक्टर है। जब ये संथाल परगना के क्षेत्र से आगे बढ़ेगा तो और भी नाम ऐड ऑन होंगे, तो आपको सब नाम पता होना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी की बात है। प्लस इसके साथ साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पूरा संथाल जो रिवोल्ट है उसको ध्यान से पूरे डिटेल में पढ़ना जरूरी है। क्लियर है, मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जो पीटी के एग्जाम में आपके लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं संथाल रिबेलियन से, संथाल हुल रिबेलियन से, ठीक है। संथाल विद्रोह, देखिए नाम से क्लियर है कि संथाल विद्रोह है, तो संथाल जनजाति के द्वारा यह विद्रोह किया गया है। संथाल जनजाति के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, टाइम क्या है, 1800
55 का टाइम है, ठीक है। तो ये जो विद्रोह है वो शुरुआत क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसकी नींव क्या थी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ, ज्यादा पीछे नहीं, अभी जो क्लास कवर की है उसी में आप चले जाइए और आपको जस्ट 2 बातें बताई गई थी। एक था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से रूट कॉज जो है वो यही है। 1769 और 70 में जो बंगाल में अकाल आया था, बंगाल का अकाल, बंगाल फेमिन, रूट यही है। क्यों है रूट, ये भी समझिए। संथाल जनजाति के लोग आज के जो संथाल परगना का क्षेत्र है वहां निवास नहीं करते थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, स्पेसिफिकली बीरभूम, ठीक है, बाराभूम, इन सब एरिया में, मिदनापुर, इन सब एरियाज में ये लोग निवास करते थे। झारखंड के अंदर ये लोग कहाँ निवास करते थे, हजारीबाग, कोडरमा, इन सब एरियाज में ये लोग निवास करते थे। संथाल जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे। क्लियर है। तो सवाल उठता है कि उस समय संथाल परगना में कौन सी जनजाति थी जो उस समय निवास करते थे? तो पहाड़िया जनजाति थी, पहाड़िया जनजाति यहां पे निवास करती थी, ठीक है। इस अकाल से ऑलरेडी आपको बताया गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी किताब में लिखा है, साथ में हंटर कमीशन ने जो आंकलन दिया है उसके अनुसार 1/3 और कितना, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग पैरिश हो जाते हैं, यानी मारे जाते हैं इस अकाल की वजह से। बताया था कि यहां से शुरुआत होती है अकाल और पॉपुलेशन का डिक्लाइन 85 तक चलता रहता है, 1785 तक। क्लियर है। और कुल मिलाकर के 1/3 से भी अधिक लोग इस अकाल में खत्म हो जाते हैं बंगाल के एरिया के आस, पूरे बंगाल में, और साथ में जो झारखंड का एरिया था। स्पेसिफिकली आपने झारखंड का मैप देखा है, आप अगर मैप देख रहे हैं तो एक बार फिर से मैं मैप अटैच कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए। अगर आपको झारखंड का मैप, तो खैर आपके दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए, ठीक है, कहीं तो मैप है, हाँ यहाँ है मैप। मैं मैप बस दिखा दे रहा हूँ आपको फॉर ए टाइम बिंग। आप देखिए कि ये बंगाल से लगा हुआ एरिया है और ईस्ट सिंहभूम जो धालभूम का एरिया है, आपको धाल विद्रोह में ये बताया गया था कि ईस्ट सिंहभूम और ये सब जो पूरा एरिया है जिसे जंगल महल कहा जाता है, तो वहीं पे धाल विद्रोह हुआ था, भूमि जनजाति के द्वारा धाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। साथ ही ये भी बताया था वहां पे कि सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड उस अकाल से कौन सा एरिया था, ये पूरा बंगाल से लगा हुआ एरिया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामतारा, ईस्ट सिंहभूम, ये सब जो एरिया है, धनबाद यानी मानभूम का क्षेत्र, ये सब जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा फेमिन, बंगाल के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो एरिया थी उस अकाल से यहां पे थी। और जाहिर सी बात है, अगर ये एरिया प्रभावित है तो विद्रोह जो है वो कहां ज्यादा होगा, इन्हीं एरियाज में होगा। झारखंड का पहला विद्रोह जो है इसी एरिया में देखने को मिला आपको। क्लियर है जी। धाल विद्रोह आपने देख लिया, ठीक है, क्लियर है। तिलका मांझी का विद्रोह आपने देख लिया, भागलपुर का एरिया जो है आपको दिख गया है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पहाड़िया जनजाति, इस एरिया में भी बहुत सारे लोग थे जो अफेक्ट हुए, ब्रूटली अफेक्ट हुए अकाल की वजह से। प्लस बंगाल में तो अकाल की वजह से अफेक्ट हुए, और बंगाल में जो एरिया है वहां पे संथाल जनजाति के लोग रहते थे। तो संथाल जनजाति के लोग जो है वो किसानी किया करते थे बंगाल के क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है, जब अकाल आया है तो उनकी व्यवसाय, उनका रोजगार सब कुछ खत्म हो गया, उनकी अनाज वनाज सब कुछ खत्म हो गया, उनके पास कुछ नहीं रहा और जमीन जो है पूरी तरह से बंजर हो गई। आपको क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये भी एरिया अफेक्टेड था। अब इस एरिया पे जब अब अकाल आया और उसकी वजह से जो बंगाल में प्रॉब्लम शुरू हुई वो था रेवेन्यू कलेक्शन। क्योंकि आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि बंगाल में उस समय जब अंग्रेज 1760 में एक्वायर करते हैं, ठीक है, मिदनापुर के क्षेत्र को, वर्धमान के क्षेत्र को एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद 1765 में जब दीवानी राइट एक्वायर होती है और उसके बाद जब टैक्स कलेक्शन करना था, तो मैंने आपको कल बताया था 68-69 में उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया था। और यह भी बताया था आपको कि 69 से 70 में अकाल के दौरान टैक्स कलेक्शन बहुत गिर गया था, हजारों में आ गया था, 65,000 के आसपास। और लेकिन जो डिमांड थी वो अधिक थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेवेन्यू, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ यही करने आए थे, पैसा कमाने आए थे, तो रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए? तो रेवेन्यू तो तभी बढ़ेगा ना, रेवेन्यू का सोर्स क्या था? रेवेन्यू का सोर्स था बस कर, जहां से
आती है एक चीज, और दूसरा है कि जो माल अंग्रेजों में बनाया जाता, ब्रिटेन में बनाया जाता है, फिनिश्ड गुड्स, उसको भारत में बेच करके उससे कमाया जाएगा, प्रॉफिट बनाया जाएगा। बस यही दो चीज थी। क्लियर है? तो कर कब कैसे लगेगा? जब फसल होगी, अकाल आ गया ही है, स्थिति, इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो उसमें तो किसान भी बहुत सारे मर गए होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में खेती बाड़ी करना और फिर से एक बार नई शुरुआत करके अनाज उग उसके बाद फिर उस पर कर लगाना लैंड पे, तभी तो लोग अनाज दे पाएंगे। क्लियर है यहां तक? ये सारी परिस्थितियों के बीच में 1771 का वो समय था। और ध्यान दीजिएगा, 1771 में ऑलरेडी आपको नाम पता है, अगस्टस क्लीवलैंड। अगस्टस क्लीवलैंड, अगस्टस क्लीवलैंड को यहां पे अपॉइंट किया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर में जब इनको अपॉइंट किया गया था, तो उस समय तिलका मांझी ने, आपको लिखवाया है, अभी जस्ट डेट का करेक्शन भी करवाया है, कि 1784 ईस्वी में इनको गुलेल से मार दिया गया तिलका मांझी के द्वारा। क्लियर है? अगस्टस क्लीवलैंड जब 1771 मतलब इस समय आए थे, तो 1771 में इनको एक काम दिया गया था। काम क्या था? संथाल परगना के क्षेत्र में, यानी राजमहल के क्षेत्र में, राजमहल का एरिया, साहेबगंज, गोड्डा साहेबगंज पाकुड़ वाला जो एरिया है, वो राजमहल का एरिया, यानी राजमहल हिल है। यहां पे पहाड़िया जनजाति निवास करते थे और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि इनकी जो आजीविका है वो सुरक्षित रह सके, ये जनजाति सुरक्षित रह सके। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए 1771 में अगस्टस क्लीवलैंड को यह टास्क दिया गया था कि आप एक उपाय निकालिए। 1771 में एक उपाय के रूप में क्या निकला कि राजमहल का जो हिल है उसके सराउंडिंग्स में हम एक एरिया क्रिएट करेंगे, एक रिजर्व। क्या करेंगे? आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व। और यह रिजर्व डिक्लेयर किया गया, सॉरी SERV, रिजर्व डिक्लेयर किया गया। और इस रिजर्व का नाम रखा गया दामिन को। अब दामिन को जो है वो एक नाम नहीं है कि उठाया और एक नाम रखा गया। दामिन को का मतलब होता है स्कर्ट्स ऑन द हिल, यानी पहाड़ की तल, हिंदी में तल चट्टी या तलघट्टी बोलते हैं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा जो भी है, तलघट्टी, इसका मतलब फुटहिल, जो फुटहिल, ठीक है, यानी जो पहाड़ है उसका निचला एरिया जो है, प्लेन एरिया, उसको तलघट्टी बोलते हैं, यानी स्कर्ट्स ऑन द हिल, जो उसके सराउंडिंग एरियाज है, किसी भी हिल के आसपास का सराउंडिंग एरिया, उसको दामिनी को बोला जाता है। तो ये जो दामिनी को है, ये बता दिया गया कि इसको दामिनी को एक रिजर्व किया गया था, किसके लिए? पहाड़िया जनजाति के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक रिजर्व अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा 1771 में बनाया गया राजमहल हिल के आसपास, और उसे डिक्लेयर किया गया, उस रिजर्व को डिक्लेयर किया गया, डिमार्केट किया गया, पूरा एरिया डिमार्केट किया गया, और क्या बोला गया? दामिनी को। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो ये 1771 में इसको पहाड़िया जनजाति के लिए एक रिजर्व बनाया गया था, जिससे पहाड़िया जनजाति की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा यह किया गया। बाद में इसकी जो साइज है उसको बार बार चेंज हुआ, रिचेंज हुआ, यह सब होता रहा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगस्टस क्लीवलैंड मारे जाते हैं, और उसके बाद जो भागलपुर के कमिश्नर हैं वो आते सुथरलैंड। सुथरलैंड, सुथरलैंड ने 1818 में, सुथरलैंड ने 1818 में एक टास्क दिया गया, ठीक है, किसको? जॉन पेटी वार्ड को एक टास्क दिया गया। किसको? जॉन पेटी वार्ड को। क्या टास्क था? सुथरलैंड को यह टास्क दिया गया कि बंगाल में रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे और एरियाज ढूंढने पड़ेंगे जहां पे खेती की जा सके और जंगल को काट करके खेती लायक जमीन बनाई जा सके। अंग्रेजों को पता था कि संथाल जनजाति बहुत अच्छे फॉरेस्ट क्लीनर है, यानी जंगल को साफ करने वाले व्यक्ति हैं और किसानी कर सकते हैं। तो आसपास बंगाल के एरिया से संथालों को सेटल कराना, जंगल को खाली कराना और उपजाऊ भूमि बनाने के लिए राजमहल के हिल के आसपास, क्योंकि भागलपुर के सुथरलैंड थे, भागलपुर में वो अपॉइंटेड थे, वो आसपास के एरिया में
एक ऐसा जंगल को साफ करके एक लैंड को डिमार्केट किया जाए जहां पे खेती की जा सकती है। क्लियर है? इन्होंने काम दिया जॉन पेटी वार्ड को और बोला कि जो दामिने को है, जो डिमार्केट किया गया था अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा, उसको जाकर के उसको देखो और एनालाइज करो, जिससे संथाल जनजाति और पहाड़िया जनजाति इन दोनों के इंटरेस्ट सर्व हो सके, और दोनों के इंटरेस्ट सर्व होने के साथ साथ हमारी जो मेन इंटरेस्ट है वो सर्व की जा सके, यानी जमीन बनानी है अनाज उगाने योग्य। 1888 में यह काम दिया गया और 1824 में जॉन पेटी वार्ड ने पूरा यह काम कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करके उन्होंने इसी दामिने को उसी राजमहल हिल के नीचे जो फुटहिल का प्लेन एरिया है, उस एरिया को जो दामिने को था उसको पूरी तरह से क्या किया, एग्जैक्टली एक मेजरमेंट करके डिक्लेयर कर दिया और एक प्लान बनाया। क्या प्लान था? कितना एरिया डिक्लेयर किया गया? 1366 स्क्वायर माइल। 1366 स्क्वायर माइल। और इस 1366 स्क्वायर माइल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। निचला हिस्सा दिया गया 500 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, वर्ग माइल्स, और यानी मील, और जो बाकी बच गया दैट इज 766 स्क्वायर माइल्स। ये जो है अपर हिल एरिया डिक्लेयर किया गया। यानी अब इस दामने को फुटहिल को पहाड़ों के साथ साथ, यानी पहाड़ जो राजमहल का हिल है उसके आसपास के पूरे एरिया को ये डिक्लेयर कर दिया गया। 1366 स्क्वायर माइल्स का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ये डिमार्केशन है। और इसके आसपास सरकमफेरेंस 295 स्क्वायर माइल्स का सरकमफेरेंस, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस को नहीं पता। सरकमफेरेंस बनाया गया 295 स्क्वायर माइल्स का, वर्ग मील का। और मतलब ये एरिया है, जैसे ये गोल एरिया है, मान लेते हैं इधर पहाड़ है, ये पूरा एरिया डिक्लेयर किया गया। ये सरकमफेरेंस जो है वो 295 स्क्वायर है, और ये जो पूरा एरिया है ये कितना है? 1366। और उसमें जो पहाड़ वाला एरिया है वो एरिया कितना है? 766। और उस जो निचला हिस्सा है वो है 500 स्क्वायर माइल्स। क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपको। ये डिक्लेयर किया। और ये कौन सा एरिया है? लोअर एरिया। ये डिसाइड किया गया कि लोअर एरिया को के जंगलों को काट करके साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाना है, और ये जो हिली एरिया है पहाड़िया जनजाति को ऊपर भेज देना है, ठीक है, और संथालों को बंगाल के आसपास क्षेत्रों से यहां पे माइग्रेट कराना है। और यही आगे चल करके 1832-33 में फाइनली जब ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, संथालों इस ये पूरा एरिया को डिमार्केशन कर दिया गया, तो उस समय इसको एक डिक्लेयर्ड तरीके से इसके नाम को पॉपुलराइज किया गया, दामिने को। उस समय से ये पॉपुलराइजेशन में आता है दामिने को। इसलिए आपको बुक्स में दिखता है कि 1832 और 33 के बीच दामिने को एस्टैब्लिश किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, एक फुल फ्लेजेड तरीके से ये जो आज जो हम देखते हैं संथाल परगना में दामिने को 1366 माइल का, वो इस समय किया गया। लेकिन दामिने को जो नाम है और रिजर्व बनाया गया था, कभी क्वेश्चन आ जाए पहाड़िया के लिए दामिने को रिजर्व एरिया कब डिक्लेयर किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1771 में। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है तो बताइए। और दामिने को जो आज के डेट में संथाल परगना का क्षेत्र है वो डिक्लेयर किया गया कब? 1832 में। और इसका नाम पॉपुलराइज किया गया कि दामिने को जो था, क्योंकि ये दामिने को फुट स्कर्ट ऑफ द हिल, और इसको फिर फाइनली एक पॉपुलराइजेशन मोड में आ गया। अब इसमें था कि इस 500 स्क्वायर माइल में क्या करना है, संथाल जनजाति जो है आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है, हजारीबाग के क्षेत्र से, बंगाल के क्षेत्रों से, उसे माइग्रेट कराना है, उसको सेटल कराना है। और क्या बोला गया कि भैया ये है, तुम लोग पास लैंडलेस हो, जमीनें हैं नहीं, ये लो जमीन। क्योंकि ये लोग घुमंतू जनजाति थे, कृषि करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, कुछ उसमें से किसान थे, तुम्हारे लिए जमीन। अब किसी व्यक्ति को आप जो दे दोगे और फिर एक समय के बाद आप उससे छीन लोगे, ये बहुत टेंशन वाली बात है। समझ में आया? जैसे इज्जत दे दोगे पहले और उसके बाद इज्जत छीन लोगे, आदमी चिड़चिड़ा जाता है। समझ में आ रही है बात? सो कभी भी किसी को भी जब आप कुछ दे रहे हैं, चाहे वो प्यार हो या समथिंग, दीजिए इज्जत, सम्मान, लेकिन आप उससे वही चीज छीन लीजिएगा
तो डबल इफेक्ट करता है, क्योंकि अब वो उसे अपना मानने लगा था। ये साइकोलॉजी है और यही विद्रोह का कारण बनेगा आगे चल करके। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? तो ये दामिनी को बनाया गया। संथालों के आने की वजह से पहाड़िया जनजाति को हिल पे जाना पड़ा और वो भी सुरक्षित रहे, इस चीज की गारंटी ली गई अंग्रेजों के द्वारा। और इस जो अपर एरिया है, अपर एरिया किधर है? ये, इसको डिक्लेयर कर दिया गया, इस पूरे एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो पूरा एरिया है इसको रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया गया, इसको ऊपर वाले को रिजर्व। और क्योंकि उस पे रिजर्व का मतलब उस पे एंट्री अलाउड नहीं है। क्लियर है? और पहले जो दामिनी को बनाया गया था अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा पहाड़िया जनजाति का, तो कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं था उस समय। इसी का मतलब होता है आरक्षित। किसके लिए? पहाड़िया जनजाति के लिए था आरक्षित एरिया। अब क्या किया गया कि इस पहाड़ को आरक्षित बना दिया गया और इस पूरे दामिनी को एरिया को खास प्रॉपर्टी बना दिया गया। खास प्रॉपर्टी कब? 1832 और 33 में। क्लियर है? और इस खास प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि दैट इज द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? और इसे, इसकी सारी कमान किसके हाथों में दे दी गई? भागलपुर के जो कमिश्नर है उनके हाथों में दे दी गई। क्लियर है? कभी यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डिमार्केशन किया? तो जॉन पेटी वार्ड ने। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये सब कुछ हो गया। अब यहां पे संथाल आकर के रहने लगे, सेटलमेंट हो गया। और इसके बाद जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, अंग्रेज अपनी जो प्लान थी कि हमें अपना जो बंदोबस्त सिस्टम है उसको लागू करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जमींदार वर्ग क्रिएट किए गए। और ये जो जमींदार थे वो कोई जनजाति समूह के लोग नहीं थे। बिहार बंगाल से माइग्रेट करा करके आउटसाइडर्स को यहां पे बुलाया गया, जिसमें से जमींदार, महाजन, मनी लेंडर्स सब लोग आ गए। ठीक है? और इनके आने के बाद कर वसूला जाने लगा। और जब कर में देरी होने लगी तो संथाल जनजाति से उस जमीन को छीना जाने लगा। ठीक है? क्लियर है जी? ये कुछ कुछ पॉलिसीज अपनाई गई और ये सब शुरुआत हो गया था कब से? 1836 के बाद से ही शुरुआत हो गया, जो 1855 में जाकर के आउटबस्ट करेगा आगे चल करके। क्लियर है जी? क्या क्या प्रॉब्लम था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इस मेंस में पूछा जाता है, बस इतनी समझ लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक बॉन्डेज, डेब्ट बॉन्डेज सिस्टम थी। मतलब है कि अगर आपने लोन ले रखा है तो अगर चुकाने में असमर्थ है तो जो भी महाजन है वो आपको अपने घर में काम करवाएंगे, अपने खेतों में काम करवाएंगे और इसके लिए कोई पैसा नहीं देंगे। ये सारी चीज करी गई थी, यानी फोर्स्ड लेबर। ठीक है? बंधुआ मजदूरी। और उस बंधुआ मजदूरी का नाम क्या था? काईमोती। ठीक है? या फिर किमौती, किमौती सिस्टम। और एक दूसरी सिस्टम थी हारवाही सिस्टम। अब देखिए किमौती और हारवाही क्या है, इसको मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में इस पर्टिकुलर मेंस में जरूर इंपॉर्टेंट है। यहां एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर या फिर बॉन्डेज लेबर। बस इतना याद रखना है। समझ में आई बात? ठीक है? अगर आप ये पूरा संथाल के जो पूरा चीज है एग्जैक्टली बहुत सारे बीच बीच में डिटेलिंग से बहुत सारे नए नए नाम दिए हैं, बहुत सारे अंग्रेजों के नाम है, तो मेंस में आप लिखिएगा तो आपके पास मार्क्स अचीव करने की स्कोप बहुत ज्यादा रहेगी। बट ये जो आपके ऐप है स्टडी फ्लेक्सिटी का, उस पे एक कोर्स है जेपीएससी बीपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जेपीएससी का अलग से कोर्स है और झारखंड स्पेसिफिक का एक कोर्स मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत सून। ठीक है? मतलब वो चल रहा है, उसी से झारखंड स्पेसिफिक को एक अलग कर दिया जाएगा। उसी जेपीएससी का जो कोर्स चल रहा है उसमें जो झारखंड स्पेसिफिक पढ़ाया जा रहा है उससे अलग करके आपको वो दे दिए, वो आप उसको परचेज कर सकते हैं जो जिसकी प्राइस कम रहेगी। अगर आपको पूरा डिटेल में पूरा झारखंड पढ़ना है तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अपने पीटी और मेंस दोनों के एग्जाम के लिए। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये सब जो सिस्टम है, आपको भी पता है कि सिस्टम्स बनाए जाते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उस समय भी ये सारी सिस्टम्स बनाई गई थी एक्सप्लॉइट करने के लिए। और जब एक्सप्लॉइटेशन होता है यानी प्रताड़नाएं होती है तो लोग कहां जाते हैं? थाना, सरकार के पास। क्लियर है? सरकार कौन है? अंग्रेज। और थाना किसके हैं? अंग्रेजों के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए थाना है। तो जब ये सभी लोग प्रताड़ित हो रहे थे तो वो थाना गए, अंग्रेजों के सामने, अपने जो सरकार है उस सरकारों के सामने इन प्रताड़नाओं के खिलाफ, महाजन के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। क्लियर है जी? और ऐसा उस जमाने में नहीं होता था।
ऐसा आज के भी जमाने में वही होता है। हर जमाना में एक ही चीज होता है, वो है कि जो पावरफुल है, जो पावरलेस है, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। कितना परसेंटेज चेंज हो सकता है समय समय पर, क्लियर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आज भी आप देखते हैं कि कोई किसी को मार के उड़ा देता है, और जब पुलिस थाना में उसको गिरफ्तार किया जाता है तो 300 वर्ड्स का ऐसे लिख करके उसको छोड़ दिया जाता है। कोई लैम्बोर्गिनी चढ़ा देता है किसी पे, उसके बाद 4 घंटे में बेल मिल जाता है। क्लियर है। कोई रेप पीड़िता अगर इंडिया गेट में बैठ करके इंसाफ की मांग कर रही है तो पुलिस आकर के उसको उठा करके लेके चली जाती है। ये सब आज के भारत में भी हो रहा है, पहले भी होता था। और उस जमाने में जब हम संथाल रिवेलियन की बात कर रहे हैं, ये जमाना, इस जमाने में भी यही होता था। और इसी का एक उदाहरण है कि जब संथाल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के पुलिस थाना पहुंचते हैं तो उल्टा पुलिस थाना उन्हीं को कैद करके, बंदी बना करके उन पे अत्याचार करती है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल था बीर सिंह मांझी का। कौन थे बीर सिंह मांझी? ये एक सेल्फ एक्लेम्ड, यानी खुद से अपने आप को घोषित किए हुए क्या थे? संथाल जनजाति के भगवान या फिर भगवान के दूत, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और ये भी जो संथाल जनजाति के लोगों की बात उठाया कर रहे थे, और इन्हीं को अरेस्ट करके इन पर मुकदमा चलाया जाता है। जब मुकदमा चलाया जाता है कोर्ट में, तो जिन्हें लोग भगवान मान रहे, उनके साथ एक ऐसा बर्ताव होता है जिसको संथाल जनजाति के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोर्ट में लोग इनको जूते से मारते हैं, और ये सब उनके भक्तों के सामने, उनके फॉलोअर्स के सामने। ये इससे जो संथाल का सेंटिमेंट है वो तो बहुत डिस्टर्ब होता ही है। उसके बाद जो लोग इनके सपोर्ट में आवाज उठा रहे थे, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको कैद करके थाने में बिठा करके उनके साथ मारपीट करी गई। इससे बहुत ज्यादा जो गुस्सा है संथाल जनजाति के अंदर, वो पीक पे चला गया। सिर्फ बस इतनी सी चीज देर थी कि कोई लीडर आए, खड़ा हो, तो ये लोग उनके पीछे, उनके साथ एकजुट होकर के अंग्रेज सरकार के साथ साथ जितने भी महाजन हैं, जितने भी जमींदार हैं, जिनके द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, उनके खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत करेंगे। और वो समय मिल जाता है जब 4 भाई सिद्धू, इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, कान्हू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि अब हम महाजन जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत करेंगे। और उस विद्रोह की शुरुआत करने से पहले सिद्धू ने यह कहा कि भगवान ने मुझे मैसेज दिया, एक डिवाइन मैसेज दिया है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, महाजन के खिलाफ तुम्हें एक विद्रोह लड़नी है अपने सभी भाइयों के लिए। और फाइनली 30 जून 1855 के दिन 10,000 संथाल जनजाति के लोगों के साथ मिलकर के संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल कहा जाता है, हुल, इसकी शुरुआत की गई। ये लोग भोगनाडीह नामक स्थान में निवास करते थे, और इनकी जमीन भी, जो इनके पिताजी की जमीन थी, उनको भी छीन लिया जाता है, जिससे ये डिस्टर्ब होते हैं। और इसके बाद इसकी शुरुआत की जाती है। क्लियर है। और इसकी शुरुआत का जो फर्स्ट आउटकम देखने को मिलता है, वो आउटकम कहां देखने को मिलता है? थाना में। थाना के दरोगा थे महेश लाल दत्ता। क्लियर है। और महेश लाल दत्ता काफी समय से संथालों को पीट रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे। इसके साथ साथ महाजन जो प्रताड़ित कर रहे थे, जिनकी शिकायतें ये थाना में लेके जा रहे थे, ये दोनों सबसे पहले निशाने पे चढ़ते हैं। 1 जुलाई 30 जून को स्टार्ट हुआ, और 1 जुलाई 1855 को लोकल मार्केट में 5 महाजन को संथाली विद्रोहियों ने जान से मार डाला। और 7 जुलाई 1855 के दिन महेश लाल दत्ता को जान से मार दिया जाता है। और यही ये पहला आउटकम था जो इस विद्रोह का देखने को मिला। जब ये हुआ, और विद्रोह काफी एक्सटेंसिवली हुआ, जब जमींदारों के घर जलाए जाने लगे, मार्केट्स को खत्म कर दिया जाने लगा, महाजन के घर पे
ये लोग विद्रोह करने लगे, थानाओं को इन्होंने टारगेट किया। ऐसी परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर जनरल लॉयड, ठीक है, LY, मेजर जनरल लॉयड को भेजा इस पूरे विद्रोह को सप्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ बिडवेल को कमिश्नर नियुक्त किया गया भागलपुर का, इसको सप्रेस करने के लिए। और फाइनली ये सप्रेशन होता है कब? नवंबर आते आते। पहले तो एक सप्रेशन का सबसे बड़ा जोल्ट इनको खुद लग जाता है जुलाई के महीने में, जब सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद इनके मरने का डेट तो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जुलाई महीने में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। एक भाई एलिमिनेट हो चुके हैं और बाकी चांद, भैरव और कान्हू जो आगे इस विद्रोह को बढ़ाते रहते हैं, उनको भी नवंबर के महीने में, नवंबर 1855 में अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद 23 फरवरी 1856 के दिन जो कानून है उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। और बाकी के दो भाई भी एक एक करके इनकी भी जान चली जाती है, जिससे पूरा विद्रोह क्रश कर दिया जाता है। क्लियर है? मगर यह विद्रोह सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित नहीं था। बहुत से जनजाति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहाड़िया जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं, भुइयां जनजाति जो है वो पार्टिसिपेट करती है। और ये आगे चल करके फैलता है हजारीबाग में के क्षेत्रों में भी ये फैल जाता है विद्रोह। क्लियर है? इसका एक ऑफशूट है ये, जहां पे फैलता है। और वहां पे लुबिया मांझी, बैरू मांझी और अर्जुन मांझी ये नेतृत्व प्रदान करते हैं। और फिर बाद में इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको भी सप्रेस कर दिया जाता है। हजारीबाग में भी ये जो विद्रोह है वो सप्रेस हो जाता है। तो इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ चांद, भैरव, कानू, सिद्धू के जो भाई बहन थी दो, फूलो और झानो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फूलो और झानो, ये अपने भाइयों के गिरफ्तार होने के बाद लीड लेती है, लेकिन विद्रोह में ही इनकी लड़ाई करते वक्त इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों बहन भी शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद जो आउटकम निकल करके आता है संथाल विद्रोह का, वो था कि 22 दिसंबर 1855 के दिन, डेट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रूल लागू किया गया। ठीक है, एक एक्ट लागू किया गया और उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ 37 1855 लागू किया गया। और इसके बाद एक पूरी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया संथाल परगना। डेट याद रखिएगा, एक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। और यही जो संथाल परगना का क्षेत्र है वो आगे चल करके जब 1857 का विद्रोह होता है, उस समय 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 या 56 के दौरान, ये दोनों डेट लिखा जाता है 1856-57 में, इसमें भी सब डिवीजन क्रिएट कर दिया जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। टोटल 4 सब डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, गोड्डा, दुमका, ठीक है, पाकुड़, गोड्डा दुमका, पाकुड़ और राजमहल, ये 4 सब डिस्ट्रिक्ट यानी उप जिला बनाया जाता है। कब? 57 में। क्लियर है जी? और इन सभी डिस्ट्रिक्ट में को चलाने के लिए डिप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। डिप्यूटी कमिश्नर यानी उपायुक्त। और इसके साथ साथ
एडिशनल यानी अतिरिक्त कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? एशले एडेन, अगर आपको ये भी एक लिखना है तो लिख लीजिए, एशले एडेन ये संथाल परगना के पहले पहले कमिश्नर बनते हैं। संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर इनको नियुक्त किया जाता है, एशले एडेन को। ठीक है? और जॉर्ज यूले जो भागलपुर के कमिश्नर थे, उनके द्वारा एक रूल बनाया जाता है। ठीक है जी? एक रूल बनाया जाता है और उस रूल को लागू किया जाता है इन क्षेत्रों में, जिसे यूले रूल कहा जाता है। यूले रूल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूले रूल किस क्षेत्र में लागू किया गया था। और यूले रूल क्या है? कुछ रेगुलेशन है। ठीक है? रेगुलेशन, कोई दिक्कत? तो ये सब आउटकम निकल करके आता है। और इसी के साथ एक और आउटकम होता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, अच्छे से पढ़ेंगे आपके पीटी एग्जाम के लिए। पूरी समझदारी से पूरा एक एक चीज को पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं, सिर्फ याद करना होगा। तो सेक्शन, कौन सा सेक्शन क्या कहता है, ये याद करना होगा। बाकी समझना इतना आसान है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है जी? ये है संथाल विद्रोह, संथाल हुल। और 30 जून 1855 यानी 30 जून जो डेट है, इस दिन को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है? सिमिलरली आप जब तिलका मांझी पढ़ रहे थे तो तिलका मांझी के जन्म दिवस को मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। साथ में 1991 में आपको भी पता है कि भागलपुर का एक भागलपुर की जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये सब चीज किया जाता है इनको, इन स्वतंत्रता सेनानियों को एक ग्लोरीफाई करने के लिए, और एक इनको जो इन्होंने शहादत दी है उसको जगह देने के लिए ये किया जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत? जैसे फॉर एग्जांपल भागलपुर का जो कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट के परिसर में तिलका मांझी की स्टैचू खड़ी करी गई है। आप अगर दुमका जाएंगे तो दुमका में भी देखेंगे कि वहां पे भी एक तिलका मांझी की स्टैचू खड़ी करी गई है। तो ये सब चीज किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हो गया आपका संथाल रिवोल्ट। आगे बढ़ते हैं। संथाल रिवोल्ट का ही एक एक्सटेंशन है जिसे कहा जाता है खेरवार रिवोल्ट। और एग्जाम में आपने देखा है क्वेश्चन पूछा गया था खेरवार विद्रोह से। खेरवार विद्रोह को ही सफाहोर मूवमेंट, आंदोलन, और इसे कभी कभी आप देखेंगे मूवमेंट भी लिखा रहता है यानी आंदोलन, तो दोनों चीज सही है। किस टाइप की आंदोलन थी? यह आंदोलन 3 प्रकार की थी। एक है सोशियो रिलीजियस यानी सामाजिक धार्मिक। ठीक है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन नेचर था इनका। इसके साथ साथ सांस्कृतिक आंदोलन था, और तीसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल आंदोलन था। क्लियर है? जो सोशियो रिलीजियस आंदोलन है उसी को, उसके विंग को क्या कहा जाता है? सफाहोर। और जब हम राजनीतिक की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है खेरवार रिवोल्ट। कौन थे लीडर जिन्होंने इसकी शुरुआत की? भागीरथ मांझी। और इसका क्षेत्र कहां था? संथाल परगना। और मांझी आप नाम देख रहे हैं तो ये संथाल जनजाति से ही बिलोंग करते थे। संथाल परगना के क्षेत्रों में ये फैला। बेसिकली संथाल जनजातियों की शुद्धिकरण की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? सफाहोर, जिसके तहत हिंदू धर्म की किसी भी रीति रिवाज को अबॉन्डन करना है, यह सब चीज किया गया था। इसके साथ साथ सरना धर्म को फॉलो करना है। क्लियर है? और जो भी इनके संथाल जनजाति को प्यूरिफाई करने के लिए जो उनकी शासन व्यवस्था है उसको अडॉप्ट करके चलना है। क्लियर है? इन्हीं सब चीज, जब इनकी शासन व्यवस्था, जो मांझी शासन व्यवस्था है, उसको जब अबंडन कर दिया गया। हाँ, और इसका टाइमलाइन भी लिख लीजिए आप। 1771 से लेकर के 80 तक, 80s में भी आगे बढ़ता है, 82 तक चलता है ये।
क्योंकि ये सोशियो रिलीजियस है और ये रिलीजियस सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो इसका एक विंग है वो चलता रहता है, लेकिन 1771 से 80 तक खारवार रिवोल्ट जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो था कि जो इनकी शासन व्यवस्था को हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो संथाल मूवमेंट के दौरान और उसके बाद में भी, क्योंकि सब कुछ किया गया, लेकिन आपको भी पता है कि रिफॉर्म्स लाए जाते हैं लेकिन फिर वहीं पे सिस्टम पहुंच जाता है। मैंने कहा सिस्टम नहीं बदलता है, तो सिस्टम कुछ नहीं बदला। अभी भी संथाल जनजातियों के साथ अत्याचार हो रहे थे महाजन के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सभी जो रूल्स लागू किए गए, यूले रूल, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसके बावजूद भी वो प्रताड़ित हो रहे थे। शासन व्यवस्था उनकी को खारिज कर दिया जा रहा था, यहां तक कि जो उनकी संस्कृति है उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा था। ये सब चीज की जा रही थी और इसी को लेकर के भागीरथ मांझी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं डोमन, नाम लिख लीजिएगा, डोमन साई। डोमन साई इंपॉर्टेंट है, ये दो लीडर और भी हैं क्योंकि आपको कल के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। और दूसरा है डूबिया गोसाई। डूबिया गोसाई हिंदी में लिख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट है, लिख लीजिएगा डूबिया गोसाई और डोमन साई। डोमन साई ये तीन लीडर हैं, मेन लीडर ये हैं, बाकी ये दो लीडर हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे तीनों का नाम दे दे और चौथे का भी नाम दे दे और आपसे पूछे कि कौन भागीरथ खेरवार जनजाति, जो खेरवार का आंदोलन था उससे संबंधित नहीं है, तो आपको ये दोनों नाम नहीं पता होगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए पता रखिए। अब खेरवार कौन है? देखिए, खेरवार जनजाति मैंने आपको पढ़ाया भी है। खेरवार जनजाति एक जनजाति है जो संथाल के क्षेत्रों में उस समय निवास करती थी। आज के डेट में जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। खेरवार जनजाति का मानना है, खेरवार जनजाति ये के अनुसार ये कहते हैं कि जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति वो जनजाति जो इनका मानना है कि एक माइथोलॉजिकल चीजों को ये लोग अपने उस पर रखते हैं फोर फ्रंट में और कहते हैं कि खेरवार जनजाति से ही संथाल जनजाति का जन्म हुआ है। क्लियर है? तो खेरवार जनजाति जो है वो संथाल जनजाति की जो पैरेंट जनजाति है, ऐसा इनका मानना है। क्लियर है? इसलिए जब कभी खेरवार जनजाति के बारे में क्वेश्चन आएगा तो संथाल जनजाति की जो भी रिचुअल्स है, जो भी चीजें हैं, जो ठाकुर है, जो भी उनके भगवान है, शासन व्यवस्था, दोनों का सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो खेरवार जनजाति संथाल जनजाति की ही पैरेंट जनजाति है, आप कह सकते हैं कि इनका मानना है, और इसलिए उन दोनों में सिमिलैरिटी है, कहते हैं कि संथाल जनजाति खेरवार जनजाति से ही निकल करके बनी है। क्लियर है? इसलिए इस संथाल जनजाति के अंदर इसको, इसलिए इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? खेरवार जनजाति। कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, खेरवार और संथाल जनजाति समझ जाइएगा तो इसका क्षेत्र भी संथाल जनजाति के एरिया का क्षेत्र है। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो ये है संथाल परगना के क्षेत्र में जो विद्रोह हुए हैं उसकी बात हमने कर ली है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने कोल पढ़ लिया, इधर धालभूम का एरिया, सिंहभूम के एरिया में जो विद्रोह हुए वो हमने पढ़ लिया, संथाल की जगह पे जो विद्रोह हुए वो पढ़ लिया हमने, चेरो का विद्रोह हमने पढ़ लिया। अब हम जो रांची के जो क्षेत्र है वहां पे जो एक इंटेंसिफिकेशन दिखता है आने वाले विद्रोह में, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन सी विद्रोह है? सबसे पहले तो जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं उसी टाइमलाइन के दौरान हुआ है 1857 का विद्रोह, और 1857 का विद्रोह पूरे झारखंड में विस्तृत रूप से फैलता है, जिसकी शुरुआत झारखंड में ही होती है। और ये जो पूरा विद्रोह है, जो शुरुआत होती है पूरे इस झारखंड में आपको पता है कि रोहिणी नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है। इस पूरे विद्रोह की नहीं, झारखंड में इस विद्रोह की शुरुआत यहां से होती है। और 1857 में पार्टिसिपेट करने वाले वो सभी स्वतंत्रता सेनानी तो हम लोग एकदम पूरे क्रम अनुसार पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है दैट इज बिरसा मुंडा का रिवोल्ट, जिसे हम उलगुलान कहते हैं, हम वो पढ़ेंगे। क्लियर है जी? जैसे आप अगर स्लाइड देखिएगा तो ये 1857 का जो विद्रोह है वो है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तेलांग खड़िया का रिवोल्ट 1850 से जो 80 तक गया, और उसके बाद हम लोग सरदारी रिवोल्ट पढ़ेंगे जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट का पहले का रिवोल्ट है, और उसके बाद हम लोग फाइनली बिरसा मुंडा रिवोल्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद जतरा रिवोल्ट। ये सारी चीजें एक क्लास में कवर होगी, सिंगल शॉर्ट क्लास में इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सवाल है आपके, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। कभी भी पढ़ाई में कंपटीशन अपने दोस्तों से नहीं होता है,
सबके साथ एक ग्रुप बना करके पढ़ते हैं, तो आप पढ़िए साथ में, बिना किसी के द्वेष में आप अपनी तैयारी कीजिए। और अगर आप जब बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं और जेपीएससी की भी तैयारी करते हैं, और अगर आप 72 का बीपीएससी देने वाले हैं, तो आप स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप पे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और इस चैनल को जेपीएससी बीपीएससी के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।